Hello everyone, my name is Jaykaran and welcome back to your own YouTube channel ऑन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये हालांकि ये चैप्टर हम पहले भी एक पढ़ा चुके हैं। चैप्टर है कुछ टॉपिक्स। आज हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, शुरू से हम चालू करेंगे और फिर इसको पूरा मतलब एक वीडियो में सब कुछ समराइज करेंगे और सब कुछ। चलो आज चालू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे भाई नाम से क्लियर है कि न्यूटन बाबा का ये था। और इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे ना, सारी बातें 1642 से लेकर 1727 के बीच में होंगी। उस टाइम न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस ये सब डिस्कवर नहीं हुए थे सब। मतलब बहुत से फोर्सेस थे जो डिस्कवर ही नहीं हुए थे सब। तो चलिए चालू करते हैं। फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कभी हम लोग फोर्स, यहाँ देखिए फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कभी फोर्स अप्लाई करते हैं तो मतलब जो स्टेट होता है, मान लो रेस्ट पे तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो एक्सीलरेट हो जाएगा ऐसा करके, या फिर मोशन में तो रेस्ट पे ला सकते हैं। कोई भी मोशन होता है वो स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक। और यहाँ जैसे वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और फिर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट देखा जाए तो डाइन होती है। अगला फोर्स हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हरदम दो बॉडी में अप्लाई होता है। जैसे दो बॉडी होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। मतलब जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया एक एग्जांपल के तौर पे। और जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है कि कभी भी जो मास है ग्रेविटी कहाँ लगता है। अगर किसी से पूछ देते ग्रेविटी कहाँ लग रहा है तो वो क्या बोलेगा कि डाउनवर्ड लग रहा है। अरे नहीं बाबा, डाउनवर्ड नहीं लग रहा है, ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। सेंटर जैसे अर्थ है, यहाँ मान लो कोई प्लेनेट वगैरह कुछ है या फिर एस्ट्रॉयड कुछ भी। अगर बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, भाई ये तो अर्थ के रेंज से बाहर है। यहाँ पे डाउनवर्ड बोलो तो ग्रेविटी यहाँ का स्पेस में घूमेगा नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन जो अर्थ का सेंटर है वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, नीचे नहीं अट्रैक्ट। भाई अर्थ का जो सेंटर है वो अट्रैक्ट कर रहा है, समझो बात को। तो हम भाई ये मत बोलना डाउनवर्ड लगता है, जैसे यहाँ लिखा भी है। मतलब डाउनवर्ड नहीं, अट्रैक्शन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, कहीं भी मतलब सेंटर में। क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास पढ़ो, ज़्यादातर मास होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, उसका वजह से पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसलिए जो फार्मूला होता है फोर्स का वो G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। जो G होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मास है दोनों ऑब्जेक्ट का, और जो r है वो रेडियस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी। नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। कहीं भी नॉर्मल लिखे सीधे परपेंडिकुलर ठोक देना, वहीं पे चलेगा भाई चलेगा। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन है वो 99% हमारा कॉन्टैक्ट में ही होता है, अब 1% कॉन्टैक्ट में ही होता है, वो तुम लोग आगे पढ़ोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे ये सरफेस है, ये बॉक्स है। अगर बोलते हैं तो जो सरफेस बॉक्स पे लगा रहा है नॉर्मल परपेंडिकुलर, देख लो भाई। अगर यहाँ पे लगेगा सरफेस से बॉक्स भी लगाएगा नॉर्मल नीचे की साइड, देख लो भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे यहाँ पे हो गया, मान लो सर्कल है तो वहाँ पे जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो कि स्क्वायर रखते तो भाई तो पूरा नहीं टच करता है ना स्क्वायर, हुआ जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर। सर्कल में बहुत ही अच्छी बात होती है कि जो सर्कल से पे जितने भी बॉक्सेस या फिर जितने भी नॉर्मल होते हैं वो सारे सेंटर से पास करते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल देख लो, ये भाई सरफेस है, ये बॉक्स है, सरफेस बॉक्स पे लगा नॉर्मल परपेंडिकुलर, और जो बॉक्स है वो सरफेस पे लगा रहा है परपेंडिकुलर, और जो मास है नीचे लग रहा है mg। हालांकि यहाँ पे मास की बात हो ही नहीं रही है। आप लोग देख सकते हैं टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स होता है तुम्हारा स्ट्रिंग, रॉड, चेन वगैरह ये सब जहाँ भी यूज़ होगा तो वहाँ पे देखा जाता है। मतलब इसको एक तरह से बोल सकते हैं, हम तो समझे भाई, तो एक तरफ से इसको तनाव बोल सकते हो। जैसे रस्सी है, रस्सी से पकड़ के लटक लो भाई, नहीं टूटेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब 50 लोग लटकेंगे तो टूट ही जाएगा। मतलब वो तनाव, मतलब वो मैक्सिमम फोर्स। ये मान लो कि 2 लोग लटके नहीं टूटा, तीसरा का लटका टूट गया, तो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 2 लोग को संभाल के रख पा रहा है। ठीक, तो ऐसे मतलब तनाव, हम तो इसको ऐसे ही समझें। टेंशन फोर्स मतलब तनाव। ये फिर स्ट्रिंग वगैरह ये सब जहाँ पे होगा वहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो सीलिंग है, रस्सी है, नीचे लटक रहा है। अब ये नीचे नहीं गिर रहा है भाई,
नीचे नहीं गिरा, ग्रेविटेशनल है, नीचे नहीं गिरा, मतलब कोई चीज़ है, कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ रखी हुई है। यहाँ पे है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक, मान लो इसी पे मान लो टेबल होता है, टेबल पे बॉक्स रखे हो, तब कहते भाई टेबल अब नहीं गिर रही है, यहाँ पर रस्सी भी नहीं आती। यहाँ पे कहाँ लग रहा है भाई, वहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ना, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। सही समझो, वहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई चीज़ कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कोई और फोर्स है जो ऊपर एक्ट कर रही है अपोजिट साइड में, उसको नॉर्मल बोलता है। जो नॉर्मल है वो हरदम अवे फ्रॉम पॉइंट होता है। जैसे ये मास है, ऐसे mg लग रहा है, ये ठीक इस पॉइंट से अवे, मतलब दूर 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 दूर, हट रहे, दूर है, दूर जा रहा है। मान लो जैसे बोलता है दूर है, वैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे तुम हो, मान लो जो ये रस्सी है यहाँ पे दूर जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे रस्सी है, यहाँ से किसी चीज़ को खींच रहा है, यहाँ पे तुम हो तो रस्सी को बोलो दूर, मतलब दूर जाएगा। बस अगर यहाँ पे सरफेस पे देखते हैं तो सरफेस पे से भी टेंशन लगता है, इस साइड आता है। सरफेस से तुम बैठे रहते हैं, सरफेस रहते हैं, मतलब दूर जा रहा है ना, तो दूर जा रहा है इस साइड लगता है, ऐसे लगता है टेंशन। जो टेंशन है हरदम अवे फ्रॉम पॉइंट लगता है। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे रस्सी है, कोई फोर्स ऐप से खींचा जा रहा है इसको। बॉक्स पे तुम हो ना, तो टेंशन इधर लग रहा है, बस बात खत्म। यहाँ मान लो दो बॉक्सेस हैं, ये M है, M2 है, M1 है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, अलग अलग रस्सी है। तो यहाँ मान लो तुम इधर खींचा जा रहा है, तुम यहाँ बैठे हो तो इसको कहो दूर, तो इधर भाग गया भाई। यहाँ हो फिर कहोगे दूर, तो भाई इस साइड भी दूर बोलोगे, उस साइड बोलोगे। ये यहाँ T1 होगा, T2 होगा। अब इसका सबसे मतलब मेन चीज़ बता देते हैं, जो स्ट्रिंग जब मासलेस हो तो जो सेम स्ट्रिंग होगा उस पर टेंशन सेम रहेगा, मतलब एक स्ट्रिंग रहेगा तो उस पर कितना भी टेंशन मान लो सारा टेंशन सेम रहेगा। लेकिन अगर जहाँ स्ट्रिंग चेंज हुआ वहाँ टेंशन चेंज हो जाता है। यही कहा दिया, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, बस बात खत्म। जैसे आप अच्छा एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे रस्सी पे बांधा गया, फिर इसे लटका दिया। समझो बात को, इमेजिन करो किसे लटकाया जा रहा है। मतलब फिजिक्स में जब तुम इमेजिन करने लगोगे तो पूरी फिजिक्स हलवा हो जाएगी। यहाँ आप देख लो, सरफेस पे बैठ गए तुम तो यहाँ से दूर इधर लग गया भाई, बॉक्स पे बैठ गए दूर इधर लग गया टेंशन। T1 ये दोनों बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। यहाँ मान लो यहाँ बॉक्स पे बैठ गए दूर इधर भाग गया, सरफेस पे बैठे दूर इधर भाग गया, ये बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, क्यों? क्योंकि बॉक्स नहीं स्ट्रिंग सेम है। T1 T2 क्या बराबर होंगे? मतलब कंपलसरी नहीं है बराबर हो, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है, मतलब हो सकता है बराबर भी, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी तो कैसे बता सकते हैं? टेंशन इज सेम अंटिल स्ट्रिंग इज सेम, इट इज़ वैलिड व्हेन स्ट्रिंग इज मासलेस। अब भाई 11 बार हम पढ़ोगे तो 99% भाई तुम्हारे केस में, 90% केस में, मतलब अप्रॉक्स 90% केस में तुम लोग का स्ट्रिंग मासलेस ही होगा। टेंशन ना लो, उससे 12 बात आएगा। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है वही कि मार्क टेंशन नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल इधर लगेगा परपेंडिकुलर, इस वाले पाइप से परपेंडिकुलर इधर लगेगा। यहाँ पे सरफेस पे तो यहाँ से नॉर्मल इधर लगेगा, परपेंडिकुलर। नीचे भी देख लो भाई, नीचे ऐसे लगेगा, समझो बात को। ये वाला कर लो बस, जैसे ये है वैसे ये भी। हाय आ गया भाई चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया तुम लोग का, फ्री बॉडी डायग्राम। देख लो भाई फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इसमें मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न हमको जब पढ़ रहा था नहीं फ्री बॉडी का डायग्राम, तो हम बोले काहे भाई काहे पॉइंट मास माने। फिर समझा गया कि बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन हम सच बताए ना, आज तक किसी क्वेश्चन को हम पॉइंट मास मान के किए नहीं है। चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, स्टार भी लगाएं, देख लो भाई नीला पेन से, हाय दिल वो नीला हो गया। देख लो सबसे पहली चीज़ अज्यूम करो कि जो बॉडी है वो पॉइंट मास है। अब वो भाई होता है ना कि बच्चा सोचता है कि खड़े इंसान है, खड़े घर है, तो उसको कहाँ पॉइंट मास माने। भाई हम बताएं, हम भी सोचे इतने बड़े दुनिया में वो भाई घर भाई इतना छोटा सा ही आ था, मतलब ये सोचे थे। अज्यूम करो जो बॉडी वो पॉइंट मास है। ठीक भाई। सेकेंड चीज़, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, सारे फोर्सेस दिखाओ कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। थर्ड चीज़ फोर्स, हाँ रेफरेंस, हाँ भाई रेफरेंस ऑफ फ्रेम, बाप रे बाप। रेफरेंस ऑफ फ्रेम मतलब मान लो कि भाई यहाँ पे तुम किसी चीज़ को देख रहे हो, उसे फोर्स भी एक्ट कर रही है, मतलब तुम भाई का ज़मीन पे खड़े होकर देख रहे हो, या फिर तुम भी कुछ किसी बैठे हो, मान लो कार में बैठे हुए हो, वहाँ देख रहे हो कि वर्कर काम कर रहा है, ये कर मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे पढ़ोगे एक सूडो फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट है वो भी। हाँ जो हम लोग का ग्राउंड होता है वो इनर्शियल फ्रेम होता है, ये याद रखना है, जो ग्राउंड होता है वो इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक है चलो
आ गए हम लोग अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। Oh, Newton's law of motion, Newton's first law of inertia. Oh my God! It is the net force acting on a body is zero. If the net force acting on a body is zero, then the acceleration is also zero, and the state of what does not change. समझे भाई? मान लो कि बॉडी रखा हुआ है, फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो है। अब भाई मान लो फोर्स जीरो है, बस मोशन होगा ही नहीं। हाँ, जब मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। वही चीज़ है। मान लो कोई बॉडी मूव कब करती है, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तब मूव करती है। मान लो भाई ये है, हम यहाँ से ये कॉपी है, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, अभी भाई टच है, सच में क्या ढकेल रहा है, हल्का सा धक्का दे रहा है, लेकिन नहीं मूव कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे है नीचे जो सरफेस है वहाँ फ्रिक्शन लगा रहा है, हल्का सा फोर्स लगा रहा है, नहीं मूव कर रहा है। ठीक, अब मान लो ज़्यादा लगा दे मूव कर जा रहा है। देखो फोर्स लगा रहे, जब फोर्स जीरो हो जाए मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब हम यहाँ लगा रहे हैं और रेजिस्टेंस भी लगा रहा है, रेजिस्टेंस भी लग रहा है, हम भी लगा रहा है। जब मोशन में आ ही नहीं रहा है, मतलब नेट फोर्स कट के जीरो हो जा रहा है, तो बॉडी मूव करेगी नहीं, सीधी बात। तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। अब एक और चीज़ होता है कि मान लो कि कोई चीज़ मोशन में हो, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रही है, हाँ, उसको फोर्स लगा के एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो होगा, और फोर्स तुम्हारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये रेस्ट में या फिर मोशन में हो तो रिमेन इन मोशन, मतलब विथ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा भी है भाई, देखो रेस्ट मतलब रिमेन रेस्ट में हो जब नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। मोशन में हो तो रिमेन मोशन में भी हो जब कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम स्पीड हो, सेम डायरेक्शन हो, मतलब डायरेक्शन भी सेम। अब मान लो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो भाई एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझो बात को? वेक्टर पढ़ के आओ, वेक्टर पढ़ के आओ तभी होगा। फिजिक्स में ना इन्ने उन्ने के चैप्टर में बहुत ध्यान देना पड़ता है भैया, ऐसे नहीं हो जाएगा कुछ। चलो क्वेश्चन देख लो भाई इस पे। यहाँ पे मान लो कि कैसी से कोई चीज़ हैंग किए हुए, सीलिंग है, सीलिंग समझते हो ना, छत की बात कर रहा है। सीलिंग से हैंग किए हो 2 kg, फिर वहाँ से धागा लटका, फिर 5 kg। ठीक है, अब वहीं पे निकालना क्या है, फाइंड टेंशन हाँ इन बोथ स्ट्रिंग। अब देख लो, यहाँ बैठे हो, दूर ऊपर लगा T1 क्यों? क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रिंग और नीचे वाला डिफरेंट है। दूर T1 लगा, नीचे दूर T2 लगा। 5 kg बैठे तो ऊपर दूर T2 लगा, नीचे भाई कुछ है ही नहीं है, तो नीचे mg लग जाएगा, mg वाला 5 mg आएगा, 5g। तो यहाँ देखो T2 इज इक्वल क्या होगा, 5g हो गया, g की वैल्यू क्या होती है 10, T2 इज इक्वल टू 50 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 mg, मतलब mg होगा भाई, 2g प्लस T2 होगा ना भाई, T2 होगा, 2g प्लस T2 होगा, बस T1 इज इक्वल टू 2g प्लस T2। देख लो भाई, तुम्हारे मास्टर से भी गलती होगा भाई, वो मास्टर कहाँ का भाई। T1 इज इक्वल टू 2g प्लस T2। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ भाई वेक्टर पढ़ के आओगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लो क्वेश्चन है, टेंशन निकालना है यहाँ पे भी, लेकिन ऐसे है वैसे। पिछवा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यहाँ देखो कॉम्पोनेंट ले लो भाई, कॉम्पोनेंट लेने आता है ना, जैसे ये है एंगल ये 37, हाँ ये तो भाई एक्स एक्सिस में ये वाई का कॉम्पोनेंट 0 है इसका। यहाँ से तुम 37 जो सेम साइड वाला होता है एंगल के, वो होता है कॉस वाला, कॉस 37 मतलब T2 कॉस 37, यहाँ पर हो जाएगा T2 साइन 37। बस T2 ये ऐसा हो जाएगा, देखो T2 साइन 37, हाँ ये T1 हो गया, ये तुम्हारा T2 कॉस 37। ये मैया रे मैया बतिया बराबर है। ठीक आ गया। अब देखो देखो यहाँ पे अब T1 इज इक्वल टू T2 साइन 37 हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू 3T2/5 हो जाएगा। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल ट्रायंगल है 37 53 डिग्री वाला, 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे, क्योंकि इसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हो जाता है तुम्हारा 5, और 2 साइड होते हैं उसमें से एक 3 होता है, एक 4 होता है। बड़े एंगल के सामने वाला 4 होता है, छोटे एंगल के सामने वाला 3 होता है। हुई यो, यहाँ पर देख लो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5g हो जाएगा, 5g। देख लो T1 इक्वल टू इतना है, यहाँ से तुम T2 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लिए भैया, पॉइंट आ रहा है, निकाल लिए। ठीक, T2 वैल्यू आ गई, T1 में पुट कर दोगे, यहाँ पे आ ही जाएगा वैल्यू, टेंशन में आ जाएगा। तुम क्या कर रही है ब्रो,
देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी है 30 डिग्री और 60 डिग्री, टेंशन अलग अलग है। तुम लोग खुद से ट्राई करना, कंपोनेंट लेके ही करना है। देख ले, बस सोल्यूशन देख लो, ना है तो पॉज करके वो भी देख लेना। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, उसको ही तुम लोग ट्राई करना। T2 नीचे mg, बस बात खत्म ब्रो। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट लेकर आराम से करना तुम लोग। सॉल्यूशन भी देख लो, अगर ना आए तो आगे काम आएगा। ये सब अपन होमवर्क दे दिया है, पुली वाला क्वेश्चन करो भाई इसको भी। ठीक, सॉल्यूशन भी देख लेना, ना आए तो ये देख लो। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देना भाई, हमको कन्फ्यूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था इन दोनों में, दिस एंड दिस। भाई चलो, तुम्हारे यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ख़त्म होता है, क्योंकि तुम लोग ये जितना क्वेश्चन नहीं कराया ना वो तुम लोग का होमवर्क होगा। और अगर मान लो तुम लोग का नहीं आता तो हम बाद में करा देंगे, लेकिन ये तुम लोग का एक तरह से होमवर्क होगा। ठीक, चलो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ख़त्म हो गया। चलो अब न्यूटन सेकंड लॉ चालू ही करते हैं भाई। चलो अब चालू करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का सेकंड लॉ था उसमें मतलब सेकंड लॉ ये कहता है कि जो तुम्हारा मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में भाई? ऑब्वियस सी बात है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही तुम्हारा होता है फोर्स अप्लाई, मतलब कितना फोर्स अप्लाई की हो। ठीक, मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इंटू वेलोसिटी, सीधी बात। देखो यहाँ पे देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करो भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ देख लो, मान लो कोई फोर्स अप्लाई किया, मास एम की बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी है, हम लोग एम यू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मोमेंटम। फोर्स अप्लाई की हो, जब फोर्स अप्लाई किया करोगे तो क्या होगा? बॉडी एक्सलेट होगी, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन लग रहा है, बॉडी एक्सलेट होगी, वेलोसिटी चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी वी पे आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? एम वी। यहाँ पे देखो, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एम यू, मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू एम वी। देखो ठीक, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। देख लो भाई, ये एम कॉमन हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, और जब वी माइनस यू होता है बाई टी होता है, मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, एम ए आ गया। ठीक भाई, चलो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वेलोसिटी इंक्रीज, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ही। दो अगर अपोज कर रहा है मोशन, मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो डी एक्सलेट करेगा। ठीक, सेम डायरेक्शन में है तो एक्सलेट करेगा, सिंपल सी बात है। ये सब किस चीज़ के लिए? ये भाई ये जितना पढ़ रहा हूँ किस चीज़ के लिए है? जब मास कांस्टेंट हो। अब मास वेरी करेगा तो नहीं कर सकते ना। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी मास मतलब टाइम टू टाइम, मतलब समय के साथ साथ उसका मास कम होते जा रहा है, ऐसा करके। जैसे तुम लोग देखोगे, जैसे 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 दुकान पे, बार्बर के शॉप पे जो सेव करने बाद लगाते नहीं है, सब होता है, मतलब सॉलिड का ही होता है, सॉलिड शेप का होता है, वो अमलगम, वो चीज़। तुम लोग घर पे देखोगे कि जैसे वॉशरूम में जो यूज़ होता है ओडोनिल वगैरह, वो सब भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका मास धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसा करके, मतलब ये उन सब चीज़ों के लिए नहीं है जिसका मास फिक्स हो, उन सब चीज़ों के लिए ये है, ये जो भी पढ़ रहे हो। ठीक, यहाँ देख लो, इफ़ मास इज ऑल्सो डिफरेंट, मतलब अगर मास भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ देख लो भाई, जैसे रॉकेट का एग्जांपल बोलते हैं सब, कि जो रॉकेट है उसमें फ्यूल वगैरह सब होता है, तुम लोग जानते ही हो, लेकिन मान लो कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट की बात कर रहे हैं, जो स्पेस में जाने वाला होता है उसको, वो ऊपर जा रहा है, तो क्या तुम लोग देखोगे धीरे धीरे अपने कंपोनेंट को छोड़ते जाता है, मतलब जो अटैच होते हैं उससे चीज़ें जो उसको सपोर्ट करते हैं कि ग्रेविटी के, मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए, वो धीरे धीरे मतलब अर्थ पे रह जाता है, उसको नीचे आ जाता है वो। और जो फ्यूल होता है वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब एयर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। मतलब क्या यहाँ पे उसका मास चेंज हो रहा है ना, खूब ज़्यादा था, फ्यूल भी बर्न हुआ, और कुछ कंपोनेंट नीचे आ गए वापस। मतलब क्या, पहले मान लो 100 kg का था, धीरे धीरे जाता कितना है भाई? 5-6 किलो का जाएगा, मतलब तुम देखोगे कितना बड़ा होता है और फिर छोटा जाता है। मूवी वगैरह देखा करो। यहाँ देख लो, मान लो कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो सकती है, और क्या हो सकता है? लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ और स्पीड है नहीं ना। हम मास चेंज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये एक रिलेशन होता है। कहते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल मास होगा वो रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब ये, और सी स्क्वायर मतलब वही लाइट वाला। केसेस भी है, देख लो, ये सब तुम लोग आगे मिलेंगे। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें वापस घूम के आएंगी उसमें।
ये जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं होगा। जब मास ही कांस्टेंट नहीं, मास वेरी कर रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं होगा। ठीक है। और एक और चीज़ तुम लोग देखो कि जब मतलब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका जो मास होता है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। और इस चीज़ को फील किया करो तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। मान लो कि जैसे तुम लोग जब झूले में बैठते होगे तो देखते होगे कि ऊपर जाओ ना तो कुछ फील नहीं होता उतना, लेकिन जब नीचे साइड आओ तो अंदर एक गुदगुदी सी होती है। उसका भी कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में आगे पढ़ा देंगे। ये चीज़ डिफरेंशियल फॉर्म मतलब इसको इजी वे में लिखा गया है। जो फोर्स होता है वो डेल्टा मतलब मोमेंटम बाय टी होता है। देख लो भाई, डिफ्रेंशिएट किए हैं यहाँ पे, ये फाइनल वाला है। डी के रिस्पेक्ट डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए वगैरह वगैरह। देख लो क्वेश्चन, देख लो इसका। एफ से खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं तो एक्सलेशन भी इधर ही होगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर, मास नीचे, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एन इज फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट वाइज करके एन इज इक्वल टू एम जी। फोर्स इधर है और एक्सलेशन इधर है तो फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एम ए। बस सीरीज बात है। यहाँ पे एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बोला या फिर ट्रिक बोला, लेकिन हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता भाई, ध्यान रखना। मान लो किसी का वो तुमको एक्सलेशन निकालना है, उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दिया हुआ है, तो एक्सलेशन निकालने का सबसे इजी वे होता है कि जो टोटल फोर्स होगा अपॉन टोटल मास कर देंगे तो वो तुम्हारा एक्सलेशन आ जाएगी। मतलब शॉर्टकट है। यहाँ भी हम लोग क्या लिखा है, ऊपर नीचे मूव कर नहीं रहा तो कैंसिल हो, मतलब बॉक्स जमीन पर रखा है, इधर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कर नहीं रहा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, मतलब कट हो जाएगा। देख लो भाई, इधर से F2 लग रहा है, इधर से F1 लग रहा है। F2 बड़ा है तो मतलब इधर मूव कर जाएगा, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, तो वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो नेट फोर्स होता है वो इज इक्वल टू एम होता है भाई, ध्यान रखना। यहाँ से एक्सलेशन निकालना होगा तो F2 माइनस F1 नेट फोर्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा, सीधी बात है। यहाँ भी ये क्वेश्चन देख लो एक बार कि बॉक्स है, उसको इस फोर्स में ऐसे फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, एंगल थीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा एंगल है तो वहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से उसका कॉम्पोनेंट ले। बाई वाई में क्या होगा, नॉर्मल नीचे ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा भाई, कैसे पागलपंती वाला काम कर रहा हो। थीटा उसका कॉम्पोनेंट तो लो। ऊपर साइड क्या होगा, देखो सेम साइड वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा। इस साइड क्या होगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर एक्सीलरेशन होगा भाई, परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, इधर होगा, मतलब कुछ इधर भी होगा कुछ इधर। बॉडी ना मान लो इस तरह से खींच रहे हो तो बॉडी इधर मूव करेगी ड्यू टू एम जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। देख लो यहाँ से आ गया, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में, उस साइड मूव करेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू वगैरह दे नहीं, वैल्यू नहीं दिया, सेम क्वेश्चन नहीं। चलो इस पर ध्यान दे दो एक बार। यहाँ से मान लो ना कि ये एक हम लोग ना ऐसे यहाँ पे ब्लॉक था, इधर से हम लोग धक्का दे रहे थे, धक्का समझ रहे हो ना। एक एंगल पे हम लोग ऐसे मान लो यहाँ पे ये बॉक्स है तो हम लोग इधर से ऐसे धक्का पुल दे रहे हैं, पुल ये चीज़ है, उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ये वाला जो है ये वाई एक्स एक्सिस से तुम्हारे 53 डिग्री बना रहा था, ये वाला पुल। इधर से हम लोग पुश कर रहे थे। ठीक, ये एक्स एक्सिस से तुम्हारा बना रहा था 37 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में। नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है, एन इज इक्वल टू एम जी होगा, नहीं होगा, फिर बेवकूफ़ी वाला काम। देखो भाई यहाँ पे उसका कंपोनेंट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 20 sin 37, इसका कंपोनेंट जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे है वाई एक्सिस, इधर हो जाएगा तुम्हारा 10 sin 53 इज इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ पे देख लो 20 sin प्लस 10 इज इक्वल टू इतना करके सोल्यूशन देख लो भाई। देखो ऐसी चीज़ है, इसी के ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वाला हो जाएगा, सेम है। ये एक बार देख लो भाई, ये भी ज़रूरी है कि जैसे मास है m1 m2 है, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में क्या नॉर्मल लगेगा, हाँ भाई नॉर्मल लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में लगता है, याद रखना। ठीक, इधर एक्सीलरेशन जा रहा है, इधर एक्सीलरेशन, फोर्स इधर लगा रहे तो एक्सीलरेशन इधर ही होगा। नॉर्मल निकालना है ब्लॉक्स में और एक्सीलरेशन निकालना दोनों ब्लॉक का। ठीक, यहाँ देखो नॉर्मल जो है टू m1 जिसका फ्री बॉडी डायग्राम, एन ऊपर m1g नीचे, नॉर्मल इज इक्वल टू m1g, इधर फोर्स इधर एक्सीलरेशन, इधर क्या लगेगा इस वाले बॉक्स का नॉर्मल। तो यहाँ क्या होगा F माइनस एन इज इक्वल टू mg, जो नेट फोर्स होगा वो। ठीक, अगला देखो फ्री बॉडी डायग्राम।
सेकंड वाले का देखो फिर वो डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा N1 नॉर्मल ऊपर M2G नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल इस साइड लगेगा, क्योंकि इस वाले बॉक्स का जो नॉर्मल लग रहा है इस साइड फोर्स के साइड में नॉर्मल लगेगा। ठीक भाई ध्यान देखो यहाँ पे देख लो भाई क्या होगा N इज इक्वल टू क्या होगा M1G। यहाँ देखो क्या है N इज इक्वल टू M2G, N डैश इज इक्वल टू M2G। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स माइनस नेट फोर्स होता है भाई, नॉर्मल भी एक फोर्स है, फोर्स माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू M1 है। हाँ यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा N1, हाँ N1 M इज इक्वल टू N1। देखो यहाँ पे फोर्स लग लेना है, ठीक N डैश इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो फोर्स देखो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स बाई टोटल मास, तो फोर्स अपन देखो M1 प्लस M2 बाय कंसिडरिंग होल इज द सिस्टम, देन द टोटल मास M1 प्लस M2 एक्सेलरेशन F नेट अपॉन M नेट मास का नेट F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक ये देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू दे दी सेम क्वेश्चन भाई, ट्राई करो सेम क्वेश्चन देखो, ट्राई पहले क्वेश्चन देख लो। हाँ देखो भाई फोकस मार दिया, क्वेश्चन देख लो। ठीक ये देखो सोल्यूशन, ठीक ये था भाई उसका सोल्यूशन, मतलब PW से ही पढ़ाए थे उसका सोल्यूशन, ये खुद से किए थे फोर्स, बस इसमें वो निकाले थे एक्सेलरेशन निकाले थे, फिर वहाँ से पुट करके निकाले थे, मतलब मेरा वाला आसान था, लेकिन ये देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए ये देख लो एक बार। ठीक अब हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ देख लो, इसमें ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, अगला नहीं कराएंगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि दो मास है M1 और M2, एक के ऊपर दूसरा प्लेस है, लेकिन जो स्मूथ सरफेस है। हाँ और हम लोग M1 पे धक्का मार रहे हैं, और देखो M1 पे धक्का मारे तो M2 मूव करेगा ना, घंटा कुछ मूव करेगा, क्योंकि देखो स्मूथ सरफेस है, M1 को तुम धक्का मारते जाओगे वहीं पर रहेगा, पीछा गिर जाएगा, M1 आगे निकल जाएगा लेकिन मूव नहीं करेगा M2, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे शॉर्टकट कहीं नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है, मतलब M2 भाई फोर्स लगी नहीं, वर्क हो ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से शॉर्टकट नहीं अप्लाई होता। यहाँ भाई कॉन्सेप्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वही भाई शॉर्टकट के सहारे जीते तो ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखो M1 को फ्री बॉडी डायग्राम, देखो यहाँ पे एक M2 से जो वो लग रहा है नॉर्मल नीचे साइड N डैश, M पे ऊपर नीचे सरफेस से लग रहा है M1 पे ऊपर साइड। देखो N इज इक्वल टू N डैश प्लस M1G, समझ में आया। इधर फोर्स है इधर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू M में हो जाएगा। देख लो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा M1G प्लस N डैश, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा M1 A1 एक्सेलरेशन A1। हाँ यहाँ देख लो, मतलब अगले का एक्सेलरेशन देख लो, होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा नहीं निकालेंगे, सीधी बात। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स बाई मास। यहाँ देखो N डैश इज इक्वल टू mg हो जाएगा, N डैश जो M1 लगा रहा है उसके ऊपर वो है, N डैश इज इक्वल टू M2G हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि भाई बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, सीधी बात। सेम चीज़ अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भाई सरफेस स्मूथ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये पढ़ लो क्वेश्चन, सोल्यूशन देख लो भाई, कर लेना, ठीक। अब यहाँ से ये देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है, यहाँ टेंशन सेम होगा भाई, सेम चीज़ है, दूर वाला बैठे हो दूर है, यहाँ बैठे दूर, ये सेम स्ट्रिंग है, ये टेंशन सेम, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर मूव करेगा। M1 का फिर बॉडी डायग्राम देख लो, इधर एक्सेलरेशन और ऊपर M1G नीचे, बस बात खत्म, टेंशन हो इधर लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन इज इक्वल टू M1G हो जाएगा। अब इस पे देखो M2 वाले बॉक्स पे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर, फोर्स इधर, T2 इधर, यहाँ पे वाला टेंशन T2 इधर, ऊपर N2 नीचे M2G, इधर एक नॉर्मल वाला पहला वाला नॉर्मल, ठीक। यहाँ देख लो N2 इज इक्वल टू M2G हो जाएगा, M2G। और एक्सेलरेशन क्या होगा नेट फोर्स होता है ना अलॉन्ग, तो देखो F माइनस T, यहाँ पे T2 कैसा होगा भाई, यहाँ तो फोर्स खींच रहा है ना, कन्फ्यूज़ होगा भाई, हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, ठीक। यहाँ देखो M2G हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू A, मतलब मास भाई शॉर्टकट अप्लाई कर दोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लो एक बार, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस वैल्यू रख दिया गया है, तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये सॉल्यूशन देख लो, ये भी सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं। यहाँ पे ये देखो कॉम्पोनेंट ले लेना, ठीक। वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट ले लेना, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल निकालने में अगर नॉर्मल पूछता है तो नॉर्मल फाइंड करना चाहते निकाल सकता है। इन क्वेश्चन में बस एक्सेलरेशन और टेंशन पूछाते हो, उसका फालतू हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो टक्के, नहीं तो इधर तो एक्स एक्सिस लेना, हम बस यही कहेंगे, ठीक है। देखो सॉल्व
हो गया सॉल्यूशन देख लो। अब अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पुली कॉन्सेप्ट। ठीक, पुली सिस्टम। ये पुली सिस्टम हम लोग अलग लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ये देखो, ये क्वेश्चंस कर लो, ये चीज़ें कर लो, बस और कुछ नहीं। वो देखो आगे थोड़ी देर बाद चालू करेंगे पुली वाला कॉन्सेप्ट, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ख़त्म कर देंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तुम लोग ये इतना करो, तब तक हम आते हैं अभी।